हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। स्वागत है आप लोगों का सिविल स्टेप की स्थापना सीरीज के एक नए लेक्चर में, जहां पर हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि स्थापना सीरीज के लेक्चर में हम आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज करवाते हैं, जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आ सकता है, और यहाँ पर आप हमारे साथ जो अपना वीक पॉइंट है वो भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी में प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर लगभग हर साल एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है हमारे पेपर में। तो ये टॉपिक आज के लेक्चर में हम प्रिपेयर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सिविल स्टेप ने आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग स्टेट सिविल सर्विसेज कोर्स लॉन्च कर रखे हैं। अगर किसी कैंडिडेट को इन कोर्सेज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के ऊपर जाकर इन कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारा टॉपिक है प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको बता दूं कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ प्रेम्बल को जोड़ने की जो प्रथा है या जो पूरी एक सीरीज है वो स्टार्ट हुई थी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जहां पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक प्रेम्बल अटैच दिखता है। अब क्या सिग्निफिकेंस है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ प्रेम्बल लगाते हैं? तो सबसे मेन सिग्निफिकेंस ये है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में, उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्रेस करने में वो प्रेम्बल काफ़ी हेल्प करता है। अगर मान लो हमें एक समरी चाहिए जहां पर हमें पता लग जाए कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी क्या है, तो वो हमारा एक प्रेम्बल डॉक्यूमेंट होगा। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने भी प्रेम्बल को इंक्लूड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो हमारा प्रेम्बल है उसके ये 5 मेन सिग्निफिकेंस हैं। पहला ये कि इट रिप्रेजेंट द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी क्या है। फिर हमें एक इंडिकेशन जो हमारे प्रेम्बल से मिलता है वो ये कि इट एक्ट्स एज द की टू द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ये हमें बताता है कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन पढ़ते हैं तो उसके पीछे बेसिक सिग्निफिकेंस क्या थी, क्या सोच के कोई प्रोविजन हमारे या कोई आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने डाला, इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें प्रेम्बल से ही मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाला चैप्टर देखने को मिलता है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रेम्बल में दिए गए पॉइंट्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी वाले पॉइंट्स देखने को मिलेंगे कि जस्टिस आपने एक इंश्योर करना था, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना था, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें डीपीएसपी वाले प्रोविजन देखने को मिलते हैं। तो ये बताता है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के माइंड में चल रहा था, और ये चाबी एक तरह की हमें देता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड में झांक सकें और हम एक आइडिया लगा सकें कि इन्होंने किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया है। फिर इसी वजह से एक और सिग्निफिकेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल की आती है कि इट इज ऑल्सो द हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये एक कुंडली है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे स्टेट की, जो बताता है कि जो इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इसके कौन कौन से एस्पेक्ट होंगे, कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव होंगे। यहाँ पर जस्टिस होगा, इक्वालिटी होगी, लिबर्टी होगी, फ्रेटर्निटी होगी, ये सारे आइडिया हमें प्रेम्बल से मिलते हैं। प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड भी है कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का है, और एक ब्रीफ समरी भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर कोई आपको बोले कि आपको ब्रीफली समराइज करना है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेम्बल से अच्छी समरी नहीं हो सकती हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। अब एक सलाह जो मैं हर बार देता हूं कि आपको अपना जो प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अच्छे से पता होना चाहिए। एक बार इसको हम रीड कर लेते हैं ताकि आप अगर नहीं जानते तो आप इसको एक बार अपने मन में पढ़ लें कि वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। ये पांचों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and इसको प्रमोट करना सभी में, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो ये एक बेसिक रीडिंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल की। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप प्रेम्बल एक बार याद कर लें, पढ़ लें, क्योंकि इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जो बिल्कुल प्रेम्बल की फैक्चुअल नॉलेज से डील करते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन से टाइप की लिबर्टी हमारे प्रेम्बल में हमें देखने को मिलती है, तो 5 टाइप की है, ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो इसलिए आपको प्रेम्बल पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि प्रेम्बल से हमें कौन कौन सी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। कि अगर हम बात करें कि प्रेम्बल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी है, एक आइडेंटिटी कार्ड है, एक फिलॉसफी है, तो हम जब प्रेम्बल पढ़ते हैं तो हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रेम्बल से देखने को मिलती है। तो पहली और जो फॉरमोस्ट इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है हमारे प्रेम्बल से, वो ये है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये अपनी अथॉरिटी कहाँ से ड्राइव करता है। तो यहाँ पर जो पहली ही लाइन है, यहाँ पर एक इंडिकेशन दिया हुआ है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये पीपल ऑफ इंडिया से अपनी अथॉरिटी ड्राइव करता है। फिर जो दूसरी इंफॉर्मेशन हमें हमारा प्रेम्बल देता है वो देता है कि किस तरीके का नेचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, किस तरीके का नेचर है इंडियन स्टेट का।
तो यहाँ पर 5 एडजेक्टिव यूज होते हैं जब भी हम इंडियन स्टेट के नेचर को डिफाइन करते हैं। सॉवरन है, सोशलिस्ट है हमारी कंट्री, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। इनके मीनिंग क्या है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कवर करवाता हूं। जो तीसरी मेजर इंफॉर्मेशन हमारे प्रेम्बल से हमें देखने को मिलती है वो है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, या ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन स्टेट के, कि हम कौन से ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना चाहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हम 4 मेजर ऑब्जेक्टिव देखते हैं हमारे प्रेम्बल में। पहला है जस्टिस। जस्टिस सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, सोशल एंड इकोनॉमिक भी। लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। इक्वालिटी 2 तरीके की, एक इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और दूसरी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इसके साथ साथ हम फ्रेटर्निटी एक अज्यूम करना चाहते हैं जहां पर हम डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एश्योर करें और उसके साथ साथ हमारे देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करें। और जो चौथी इंफॉर्मेशन हमें हमारे प्रेम्बल से देखने को मिलती है वो ये कि यहाँ पर डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बता रखा है। देखो, डेट ऑफ एडॉप्शन एंड इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो डेट है जहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट पास होता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे वो उस ड्राफ्ट पे साइन करते हैं, उस फाइनल एक्ट पर साइन करते हैं। ठीक है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ एडॉप्शन, क्योंकि वो डेट है कमेंसमेंट वाली 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब 5वीं और मेजर इंफॉर्मेशन जो हमारे प्रेम्बल से हमें देखने को मिलती है वो ये कि यहाँ पर जो 2 वर्ड आपको 1 और 2 यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि 2 बार 2 चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए एक अमेंडमेंट से। वो अमेंडमेंट थी 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। 1976 की 42वीं अमेंडमेंट से हमारे प्रेम्बल में 3 नए वर्ड ऐड किए गए। ये वर्ड थे सोशलिस्ट, ये वर्ड था सेकुलर और ये वर्ड था इंटीग्रिटी। ये वर्ड हमारे ओरिजिनल प्रेम्बल में नहीं थे। इन वर्ड्स को 3 वर्ड्स को बाद में ऐड किया गया बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। क्लियर है? अब बात करते हैं कि जो 5 हमने नेचर ऑफ इंडियन स्टेट देखे वो वर्ड का मतलब क्या है। तो सबसे पहला वर्ड है सोवरन। सोवरन मतलब ये है कि वी आर एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। हम अपनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर डिजाइन कर सकते हैं। हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी के डोमिनियन नहीं है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हमें सारी प्रॉपर्टी है जो पब्लिक वेल्थ है वो हमारी गवर्नमेंट के पास में रख देनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर के पास में कर देनी चाहिए। लेकिन हमने जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल फॉलो किया है वो मीन्स फॉलो नहीं किए, वो हमने एक एम की फॉर्म में फॉलो किए हैं कि जो हमारा अल्टीमेट एम है वो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी क्रिएट करने का है जहां पर वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी में इनइक्वालिटी मिनिमम हो, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो और पॉलिटिकल इक्वालिटी भी हो। तो जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल हम अपने प्रेम्बल में देखते हैं ये बेसिकली एम है उस सोसाइटी के जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, ना कि हम वो मीन्स फॉलो कर रहे हैं जो कि एक सोशलिस्टिक कंट्री में फॉलो किए जाते हैं। फिर बात करते हैं तीसरे नेचर की, ये है सेकुलर नेचर। हमारा जो प्रेम्बल है ये हमें आइडेंटिफाई करवाता है कि वी आर अ सेकुलर कंट्री जहाँ पर स्टेट और जो रिलीजन है ये सेपरेट एंटिटी हैं, दोनों के बीच में कोई इंटरमिक्सिंग नहीं है। लेकिन इंडियन जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है वो है पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म, जहाँ पर हम अगर स्टेट को लगता है कि कोई एविल प्रैक्टिस है किसी पर्टिकुलर रिलीजन में तो ये इंटरफेयर कर सकता है। जैसे सती प्रथा थी हिंदू धर्म में, या फिर डाउरी प्रैक्टिस है, उसको रिमूव करने के लिए अगर स्टेट चाहे तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो सकता है। एक और बात कि हमारे देश में हम बिल्कुल अलग नहीं है रिलीजन से, स्टेट बिल्कुल अलग नहीं है रिलीजन से। स्टेट सभी रिलीजन्स के खिलाफ के टुवर्ड्स न्यूट्रल है और उनको इक्वल रिस्पेक्ट देता है। फिर चौथा प्रिंसिपल आता है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का मतलब ये कि रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फॉलो की है जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की शेप लेती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे लोग हैं वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। 543 फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजे जाते हैं और ये 543 कैंडिडेट रिप्रेजेंट करते हैं अपने मैंडेट को और ये लोगों के बिहाफ पर पार्लियामेंट में बैठकर डिसीजन मेकिंग करते हैं। फिर आता है रिपब्लिक प्रिंसिपल। रिपब्लिक प्रिंसिपल एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है जो कहता है कि हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो इलेक्टेड हैं। मतलब कोई मोनारिकल सिस्टम नहीं है जहां पर कोई किंग या क्वीन या उनके ही खानदान के लोग हैं, उनके ही वारिस राजा रानी बनेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये बोला गया कि जो भी हमारा हेड ऑफ द स्टेट होगा जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं ये इलेक्टेड होने चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन स्टेट की।
तो हमने पढ़ा कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं प्रेम्बल में वो 4 मेंशन करे गए हैं। पहला है जस्टिस। जस्टिस एक सोसाइटी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जस्टिस होने से डेकोरम मेंटेन होता है, ऑर्डर मेंटेन होता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेम्बल में जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हमें देखने को मिलते हैं। इसका जो बेसिक ओरिजिन है वो है रशियन रेवोल्यूशन 1917, तो वहां से हमने इनको पिकअप किया है। फिर अगर हम इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ जस्टिस की बात करें, सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस का मतलब यह है कि सोसाइटी में जितने भी सोशल इम्बैलेंसेस हैं, जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है, उसको हमें खत्म करना है। और जो राइवल ग्रुप्स, जो ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके जो क्लेम्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं, उनको हार्मोनाइज करना है और उनको पॉजिटिव डायरेक्शन देनी है। फिर इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है कि हमें सभी लोगों को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई कर सकें। और जो इनइक्वालिटी है वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी में, उनको एलिमिनेट करने की बात भी हमने करनी है। फिर पॉलिटिकल जस्टिस में क्या है कि स्टेट के सामने सारे लोग इक्वल होने चाहिए। जब हम फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं तो सबको बराबर दें और हर एक आदमी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की। फिर आता है सेकंड ऑब्जेक्टिव, इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब अगेन रिमूविंग ऑल टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ताकि हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट अपनी सोसाइटी में बिल्ड कर सकें। हमारे देश में जो इक्वालिटी है वो हमें फंडामेंटल राइट 14 में देखने को मिलती है, जहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के 2 कंसेप्ट को इंक्लूड किया गया है। जो प्रेम्बल में इक्वालिटी की बात करी गई है वो 2 टाइप की है। एक तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, कि सभी लोग सरकार के सामने, स्टेट के सामने इक्वल लेवल पर हैं, भले ही वो किसी भी कम्युनिटी में पैदा हुए, भले ही वो किसी भी कास्ट के क्यों ना हो, लेकिन गवर्नमेंट के सामने, स्टेट के सामने वो सेम है। सिमिलरली इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, की हर एक आदमी को खुद को डेवलप करने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए सारे इक्वल मेजर्स दिए जाएं। ठीक है। फिर अगर फ्रेटर्निटी की बात करते हो तो फ्रेटर्निटी का बेसिक मतलब क्या है कि फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आपसी भाईचारा और एक दूसरे के खिलाफ प्यार से रहना, सद्भावना से रहना। तो जो फ्रेटर्निटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करी गई है वो 2 टाइप की है, कि एक तो साइकोलॉजिकल फ्रेटर्निटी होनी चाहिए कि हम मन में मुटाव ना रखें, हम मन से अपने भाईचारे को प्रमोट करें। और दूसरा है टेरिटोरियल डायमेंशन, कि हम रीजनल जो डिफरेंसेस उनको मिटा के आपसी एक यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बिल्ड करें, ताकि हमारे देश पर अगर कोई भी खतरा आए तो वो हम टैकल कर पाएं। अब फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 जगह पे देखने को मिलता है। एक है सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट और दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट। अब जो चौथा ऑब्जेक्टिव आता है वो है लिबर्टी। लिबर्टी के 2 कंसेप्ट हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है कि द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग फ्री, यहाँ पर कोई भी आर्बिट्री या डेस्पोटिक रूल नहीं होना चाहिए और एक आदमी अपनी जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, उनको पूरी तरीके से एंजॉय कर सके और खुद को अच्छे से डेवलप कर सके। और नेगेटिव फॉर्म क्या है लिबर्टी की, कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, और ये स्टेट की पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव है कि आपको कोई रिस्ट्रेंट नहीं लगाना है किसी इंडिविजुअल फ्रीडम पे। जो प्रेम्बल है ये पॉजिटिव कंसेप्ट को प्रमोट करता है कि एक आदमी को लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप दिए गए हैं। और जो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट है ये बेसिकली हमने कहाँ से लिया है, ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फॉर्म दी। अब मैंने आपको एक बात जो नहीं बताई वो ये थी कि जो प्रेम्बल है बेसिकली ये मॉडिफाइड वर्जन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टाइम पर सबसे पहले जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने पेश किया था इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि जब हम अपना कानून बना रहे हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो हमें ये बेसिक आइडियोलॉजी फॉलो करनी चाहिए, बेसिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये यूपीएससी में 2017 में पूछा गया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे स्टेट के एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि किसमें माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट होता है। तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रेम्बल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, which among the following was added to the preamble by 42nd amendment of the constitution। तो 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुई थी, इसके थ्रू हमारे प्रेम्बल में 3 वर्ड ऐड किए गए थे जो कि थे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली है कि प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा है प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो पहली स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि केशवानंद भारती केस 1973 में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रेम्बल है ये पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और उसके बाद अगेन 1995 के एलआईसी इंडिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने रीट्रेट किया कि जो प्रेम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, क्योंकि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि प्रेम्बल कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बट सब्जेक्ट टू द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। अब यहाँ पर आप 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट याद रखिए रिगार्डिंग प्रेम्बल। पहली जजमेंट थी बेरूबरी यूनियन केस 1960। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सरप्राइजिंग जजमेंट देते हुए बोला कि जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट अपनी अर्ली जजमेंट को रिजेक्ट करता है और कहता है कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि प्रेम्बल कैन बी अमेंडेड बट सब्जेक्ट टू द डॉक्ट्राइन दे ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। फिर 1995 के LIC इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट एक बार दोबारा से रिटरेट करता है कि प्रेम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस के बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आती है, जहां पर वो कहती है कि हम 3 वर्ड ऐड कर रहे हैं हमारे प्रेम्बल में, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। क्लियर है? अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये भी यूपीएससी में पूछा गया है, स्टेट में पूछाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि जो हमारे स्टेट एग्जामिनेशन है यहाँ पर पुराने क्वेश्चन यूपीएससी के बहुत बार हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रेम्बल में। तो लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर बी। तो ये था आज का स्थापना का लेक्चर, जहां पर हमने प्रेम्बल के रिगार्डिंग सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो कवर किए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।